नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम दिशाएं में। दर्शकों, आज का टॉपिक है इंडियन पोस्टल सर्विसेज में करियर। दर्शकों, भारतीय डाक सेवा सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संचार सेवा है। डिजिटल युग में भी ग्रामीण भारत में भारतीय डाक सेवा अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं इसकी रीढ़ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसमें करियर ऑप्शन क्या है, तो इसे आज हम बारीकी से समझेंगे और इसे समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार पोस्टल सर्विस के निदेशक पवन कुमार जी। तो चलिए उनका मिलकर के स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया मैम जी। दर्शकों, अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-3456171। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये इंडियन पोस्टल सर्विसेज है क्या? भारतीय डाक सेवा संचार मंत्रालय का भारतीय डाक विभाग एक विभाग है जी। और डाकघर एक जाना पहचाना नाम है। आपने देखा भी होगा, हर पंचायत में डाकघर होता है और इतिहास में इसकी जड़ें बहुत गहरी है। प्राचीन काल में भी किसी न किसी रूप में डाक व्यवस्था विद्यमान थी, मध्यकाल में वो और उन्नत अवस्था में विद्यमान थी, और आधुनिक युग की तो बात ही कुछ और है। आधुनिक युग में वो पूरा सिस्टम, पूरा ऑर्गेनाइज ढांचा उसका दिख रहा है। तो डाक विभाग आधुनिक काल में यदि बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने इसको व्यवस्थित रूप में स्थापित किया और इस रूप में कलकत्ता जीपीओ, मद्रास जीपीओ और मुंबई जीपीओ की स्थापना हुई। धीरे धीरे करते करते हज़ारों की संख्या में डाक खानों की स्थापना हुई और आज लगभग 1,70,000 पूरे भारत में डाकघर हैं। और सौभाग्य की बात यह है या सुखद बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया पोस्ट सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। चाइना में या अमेरिका में भी भारत से ज़्यादा बड़ा पोस्टल नेटवर्क नहीं है। तो ये पोस्टल की खासियत है, ये पोस्टल की खूबियाँ हैं कि ये प्राचीनता से सामंजस्य स्थापित करते हुए, आधुनिकता को वर्ण करते हुए तेज़ी से अग्रसर है। और इसके साथ ही पूरे इससे यात्रा में कई तरह की सेवाएं डाक विभाग के साथ जुड़ती गई और कई सेवाएं समाप्ति भी हुई। समय की जो मांग थी, वक्त का जो तकाजा था, उसके मद्देनज़र बहुत सारी सेवाएं धीरे धीरे डाक विभाग ने आत्मसात किया और डाकघरों के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को हम कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल पवन जी, मेरा ये सवाल जो डाक विभाग है वो तो हर भारतीय इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये सवाल पूछने का यही कारण था कि इसका जो नेक्स्ट सवाल मैं पूछने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है सर आपसे कि जो ये इंडियन पोस्टल सर्विसेज है भारतीय डाक, उसमें कितने तरह के, अगर करियर वाइज अगर देखा जाए, जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि किस लेवल पे और कैसे कैसे पोस्ट अवेलेबल हैं। जैसा कि आपने कहा कि नेक्स्ट सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका पहला सवाल भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो है जी। बिना उसके हम दूसरे सवाल तक जा नहीं सकते। तो आपने सही कहा, पूरे जो नौजवानों की पीढ़ी है जी, और बुजुर्ग भी हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को, उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको एक बेहतर रोजगार मुहैया हो। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से जो रोजगार प्रदान किया जाता है, उसमें डाक विभाग में भी लाखों की संख्या में लोग कार्यरत हैं और 4 लाख से ज़्यादा लोग डाक विभाग के साथ जुड़ करके, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मतलब 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है भारतीय डाक विभाग के साथ जुड़ने के कारण। तो आपने बोला कि किस किस तरह का रोजगार मिल रहा है, तो जैसे कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। लेकिन यूपीएससी की जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है उसको हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं। जी पवन जी, मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूँगी, अभी हमारे पास एक कॉल आया है जी। अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। हेलो। हाँ हेलो जी, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप को बोल रहा हूँ मैडम। जी बोलिए, आप सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज बात हो रही है, वर्तमान समय में क्या है कि जो ये सब चीजें इनका क्रेज कम हो गया, तो इस वजह से इंडियन पोस्ट सर्विसेज की क्रेज कम है और ये
सर्विसेज वगैरह चल रही, फास्ट कोरियर की कोरियर सर्विसेज, और डिजिटल लाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो इंडियन पोस्ट सर्विसेज का कितना क्रेज रह जाता है वर्तमान समय में इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए? क्योंकि चिट्ठियां तो आई नहीं रही, डाकिया आता है राइट करना का खाना कि आई आज कहाँ आती है, डाकिया डाक लाया कहाँ ला रहा, कोई डाकिया डाक ला ही नहीं रहा ना अक्सर। आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसका जवाब मैं देना चाहता ही था, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से जवाब देना चाहता था। आपने सवाल पूछ ही दिया तो मेरे लिए एक अतिरिक्त मौका है। और जैसा कि आपने कहा डाकिया डाक लाया, तो आज की तारीख में वो बदल गया है, डाकिया बैंक लाया। डाकिया केवल डाक ही नहीं लाया, बल्कि उसको जो हैंड डिवाइस मिला हुआ है, उसको जो मोबाइल मिला हुआ है, उससे वो पूरी तरह की बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। और वैसे नाम है, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि इस विभाग का नाम डाक विभाग है, डाकघर है, लेकिन डाकघर में कई तरह की सेवाएं दी जा रही है, जिसमें बैंकिंग सेवाएं हम दे रहे हैं, डाकघर के द्वारा हम इंश्योरेंस की सेवा दे रहे हैं, डाकघर के द्वारा आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का जो काम होता है। आधार कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो समृद्ध वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों। आधार की हर जगह ज़रूरत होती है। बच्चे को यदि एडमिशन कराना है स्कूल में या सरकार की किसी योजना का लाभ उठाना है तो उसमें आधार की आवश्यकता है। और आधार अपडेशन का काम हमारे डाकघरों में हो रहा है, आधार एनरोलमेंट का काम हो रहा है। आपको और जानकर खुशी होगी कि पासपोर्ट बनाने के लिए विदेश यदि जाना है तो पासपोर्ट एक बहुत ही अनिवार्य डॉक्यूमेंट होता है, बिना उसके आप जा नहीं सकते हैं दुनिया के किसी भी देश में। तो पासपोर्ट बनाने के लिए यदि आप किशनगंज के रहने वाले हैं, आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं, आप बांका के रहने वाले हैं, तो पहले के सालों में आप पटना आते थे, या पूरे बिहार में 2 पासपोर्ट ऑफिस थे, एक पटना में एक दरभंगा में। तो आपको कितना 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा कई मामलों में सफ़र तय करके आपको वहाँ आना होता था। बिल्कुल पवन जी, ये शायद उनको उनके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। आपने बहुत सही कहा। अभी हमारे पास दूसरा कॉल भी आ गया है, तो जी अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बताएं। नमस्कार। नमस्कार। मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे पढ़े लिखे हैं तो वो पोर्टल पे कैसे जो है अपना आवेदन करें, जिससे उनको आगे चलने के कैसे जानकारी है कि कहाँ से जाना है, कौन सी तस्वीर लेना है, क्या करना है। उन्हें शायद जानकारी कहाँ से उन्हें मिलेगी? कि सरकार की योजनाओं के बारे में। जी अपना सवाल रिपीट करें प्लीज। स्पष्ट नहीं है सवाल आपका। सरकार की योजनाओं के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो उसके कई माध्यम हैं जी। एक तो मैंने जैसा कि कहा कि हर पंचायत में डाकघर होता है जी। और बिहार में 9000 से ज़्यादा डाकघर हैं, मतलब जितने पंचायत हैं उससे ज़्यादा डाकघर हैं। तो आपके घर के, आप यदि गांव में रहते हैं तो गांव के बगल में कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस में जा करके आप सारी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। एक तो ये माध्यम हो गया। दूसरा, हम लोग कई बार विशेष कैंप लगा करके, विशेष अभियान चला करके और डाकघर की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए स्पेशल कैंप भी लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त डाकघर काफ़ी हद तक डिजिटल हो गया है और आज की अत्याधुनिक इस दुनिया में हम डिजिटल माध्यमों से भी अपनी सेवाओं का प्रचार कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं, आप अभी जिस माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो डिजिटल दुनिया है। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त करने की इच्छा भी रख रहे हैं और प्राप्त कर भी रहे हैं जी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है। इसके माध्यम से आप रोज़ ही देख रहे होंगे सारे समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपरों में, मैगजीनों में सरकार की योजनाओं के बारे में। सर्विसेज का वेबसाइट है, वहाँ जाके जी इंडिया पोस्ट का वेबसाइट भी है, उस पर आप जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारा टोल फ्री नंबर होता है, उस पर जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 155211, इस पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप गूगल, आज की तारीख में AI का यूज हो रहा है, तो अपने मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल से यूट्यूब के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा अकाउंट होता है, हम ट्विटर के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से व्यापक रूप में तो भारतीय डाक हर तरीके से दर्शकों तक पहुंच रही है, जो उम्मीदवार है वहां तक पहुंच रही हैं। अभी हमारे पास एक नेक्स्ट कॉल आया जी। अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं सौरभ, मेरा नाम है जी, छपरा से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल बताइए। हाँ मैं भी जानना चाहती हूँ इन दिनों पोस्ट कार्ड कितना बच गया क्या पोस्ट ऑफिस से? मुझे आज का मैं आज है कि अभी लोग मुझे पिछड़ा हुआ समझ सकते हैं, लेकिन मुझे आदत है तो कभी कभार मैं लिखता हूँ, कार्ड नहीं मिलते, तो बंद हो गया क्या ये ना? पूछ रहा।
नहीं, पोस्ट कार्ड की सेवा बंद नहीं हुई है। पोस्ट कार्ड की सेवा अभी भी प्रचलन में है और पोस्ट कार्ड लाखों की संख्या में अभी भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास करके जो सरकारी विभाग होते हैं, जब हम लोग किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्नॉलेजमेंट के रूप में हमें, जब तक हमारा पोस्ट कार्ड नहीं मिलता है तब तक हमें यकीन नहीं होता है कि हमारा आवेदन उस विभाग को मिला कि नहीं मिला। तो उस रूप में तो विस्तृत व्यापक तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके अतिरिक्त भी लोग पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अभी भी कर सकते हैं। ये सारे पोस्ट ऑफिसों में उपलब्ध होता है पोस्ट कार्ड। तो जो पुरानी सेवाएं वो अभी भी हैं? कई तरह की सेवाएं हैं। कई कुछ तरह तो की कुछ जिसकी प्रासंगिकता नहीं थी, जैसे टेलीग्राफ सर्विस जो था जी, वो कुछ साल पहले बंद कर दिया जी, गया। जी। उसकी अब तो टेलीफोन है, मोबाइल है हर जगह। हाँ, काफ़ी। तो टेलीग्राफ सर्विस अभी नहीं है। और पुराने ज़माने में कई सेवाएं होती थी जिसकी प्रासंगिकता नहीं रही, बिल्कुल। तो सरकार का आर्थिक भार ज़्यादा वहन न करना पड़े, इसलिए सरकार नज़रसानी करती है। सरकार अपनी योजनाओं की समीक्षा करती है कि आज की तारीख में किस योजनाओं की आवश्यकता है, किस योजनाओं का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और किसकी आवश्यकता नहीं नहीं है, उसके रही। तो वो अनुसार। निरंतर प्रक्रिया है। जी। वो सारे विभाग सरकार के हों, केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, वो इस तरह की समीक्षा करते ही रहते हैं और नित्य नई योजनाओं को जोड़ते रहते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। जी, पवन जी, फिर से उस सवाल पे मैं आती हूँ जो हमने आपसे किया था कि 10th से लेकर के 10वीं पास से लेकर यूपीएससी तक के उम्मीदवार के लिए इंडियन पोस्टल सर्विसेज में जगह है करियर में, तो उसके बारे में बताएं हमें। तो जैसे कि मैंने कहा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाने के लिए हम लोग यूपीएससी के माध्यम से आते हैं और जेटीएस जो जूनियर टाइम स्केल होता है वहाँ पर सीधे हमारी नियुक्ति होती है। और जिस एग्ज़ाम से लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, रेलवे ट्रैफिक सर्विस को चयन करते हैं, उसी एग्ज़ाम से, उसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम से पोस्टल सर्विस के भी अफसर आते हैं और उसमें चयनित होकर के हमारी एक लंबी ट्रेनिंग होती है लगभग 2.25 साल की। और उस ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के रूप में या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल के रूप में या फिर एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के रूप में या चीफ पोस्ट मास्टर के रूप में कार्यरत होते हैं। और उसके बाद निरंतर प्रगति की संभावनाएं होती है और कई बार यदि हम कम उम्र में आ रहे हैं सेवा में तो हम सेक्रेटरी तक जाते हैं, डीजी तक जाते हैं, डीजी पोस्ट तक, या फिर पोस्टल सर्विस का अपना बोर्ड है तो लोग बोर्ड मेंबर बनते हैं। और उसके नीचे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का पोस्ट होता है जो स्टेट का हेड होते हैं, सर्किल के हेड होते हैं। तो उसी एग्ज़ाम से जो एसएसपी होते हैं, जो यूपीएससी सेलेक्ट होकर आते हैं, वही चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बनते हैं, वही लोग पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, वही डायरेक्टर होते हैं। और उनकी पहली पोस्टिंग जैसा कि मैंने बताया कि एसएसपी, एसएसआरएम और एडीजी या सीपीएम के रूप में होती है। तो ये तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात हो गई। उसके नीचे भी कई तरह के अधिकारी काम करते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर के रूप में लोग काम करते हैं, एएसपी के रूप में कार्यरत होते हैं और सुपरिटेंडेंट के रूप में काम करते हैं। और सुपरिटेंडेंट के बाद भी वो विभागीय परीक्षाएं दे करके कई बार लोग सीनियर सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर और पीएमजी भी बनते हैं। तो इंस्पेक्टर के लिए जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें जो हम लोग अपीयर होते हैं और एसएससी में जो सेलेक्ट होते हैं वो अपना यदि उनका प्रेफरेंस है, यदि उनकी चाहत है और उन्होंने वो क्वालिफाइंग मार्क्स से पूरा कर लिया है तो वो इंस्पेक्टर के रूप में इस विभाग में आ सकते हैं। और इंस्पेक्टर से वो एएसपी बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि वो डायरेक्टर तक बन सकते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल भी बन सकते हैं। और उसी एसएससी के एग्ज़ाम से हमारे यहाँ पोस्टल असिस्टेंट भी आते हैं। पोस्टल असिस्टेंट जो शहरों के पोस्ट ऑफिस होते हैं जहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पे पोस्ट मास्टर होते हैं, सब पोस्ट मास्टर होते हैं, वहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, वहाँ पर कई लेवल के पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, एलएसजी, हायर सिलेक्शन ग्रेड 1, हायर सिलेक्शन ग्रेड 2। तो वो लोग भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा से ही आते हैं और इस रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस होते हैं, जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, गांव के जो हमारे डाकघर होते हैं, डाकखाने होते हैं, वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर काम करते हैं या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर काम करते हैं, उनको हम लोग कई बार जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक के रूप में भी जानते हैं। तो उनके लिए कोई अलग से परीक्षा का आयोजन नहीं होता है, बल्कि जो हमारा मैट्रिक लेवल किसी भी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है मैट्रिक लेवल का, चाहे वो मध्यमा हो, चाहे वो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड हो या फिर संस्कृत बोर्ड हो या किसी भी दूसरे राज्य के भी कई बोर्ड होते हैं, सैकड़ों बोर्ड है भारत में। तो किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम से यदि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो जिस मार्क्स की आवश्यकता है, खास करके उसमें भी बहुत कंपटीशन होता है, तो उस मार्क्स बेसिस पे, उस नंबर के आधार पर उनका चयन किया जाता है ग्रामीण डाक सेवक के रूप में, ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में
या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में। लेकिन वो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं वो भी विभागीय परीक्षा दे करके और ऊंचे पदों तक पहुंच सकते हैं। जीडीएस हमारे परीक्षा दे करके मल्टीटास्किंग स्टाफ बन सकते हैं। वो बिल्कुल पवन जी, अभी हमारे पास एक और कॉल आ गया है जी। अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? सर पूछ रहे थे कि आप ये पंचायत स्तर पर पोस्ट ऑफिस खोलने का, हम महेश प्रसाद बोल रहे हैं पटना सिटी हीरानंदपुर से, पटना सदर प्रखंड से, सोनावा पंचायत से। जी जी। पंचायत स्तर पर सर पोस्ट ऑफिस खोलने का है या नहीं, वो आदेश है? मैं कई बार ये बता चुका हूँ आज के कार्यक्रम में भी कि बिहार में जितनी पंचायत है उससे ज़्यादा डाकघरों की संख्या है। मतलब हमारे नॉलेज में जितनी भी पंचायत हैं हर जगह पोस्ट ऑफिस है, लेकिन उसके बावजूद यदि वहाँ की जनता की ये मांग है, ये चाहत है, और कई अन्य कारण भी होते हैं, कई जगह पंचायत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम एक से ज़्यादा भी पोस्ट ऑफिस खोलते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। वहाँ पर हम ये मूल्यांकन करते हैं कि यदि नया पोस्ट ऑफिस खुलेगा तो कितने लोग उसकी सेवाएं लेंगे, उसका क्या टर्नओवर होगा, और इस तरह से कई मानक होते हैं। उन मानकों को यदि पूर्ति हो जाती है तो हम फिर एक, ऐसा नहीं है कि एक पंचायत में एक ही पोस्ट ऑफिस हो सकता है, एक पंचायत में 5 पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। कई पंचायत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा होता है। कई पंचायत ऐसा होता है भौगोलिक दृष्टिकोण से कि उस पंचायत के बीच से कोई नदी गुजर रही है तो वो तो बहुत बड़ा पंचायत हो जाएगा, या फिर और कई कारणों से वो पंचायत बड़ा हो सकता है, पहाड़ी एरिया में जो पंचायत होते हैं। तो बिल्कुल, अगर जितना बड़ा पंचायत है और पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग हम नए डाकघर खोलते हैं, और ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि जो 50 साल पहले, मैंने जैसा कि बताया कि 50 साल पहले डाकघरों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन पिछले साल भारत, मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत सरकार या केंद्र सरकार या सरकार अपने विभागों को धीरे धीरे सीमित कर रही है, धीरे धीरे संकुचित कर रही है, लेकिन डाक विभाग में पिछले सालों में 5000 से ज़्यादा डाकघर नए खुले हैं। मैं आगे पूछना चाहूँगी कि अभी डिजिटलकरण हो गया है और काफ़ी बैंकिंग सुविधा काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसमें आपने बताया था कि जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज है वो भी काफ़ी विस्तार रूप ले चुका है। ऐसे में अगर बात करूँ कि इंडिया पोस्ट पेमेंट जो सर्विस है बैंकिंग की है और इंश्योरेंस जो देती है, उसमें क्या है करियर ऑप्शन, क्या ग्रोथ हुआ है? बिल्कुल, आज से 6-7 साल पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नामक एक समानांतर संस्था की स्थापना हुई जी। और वहाँ पर कार्य करने के लिए कई स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति होती है। जैसे हमारे यहाँ असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, चीफ मैनेजर होते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी होते हैं, और उसके ऊपर के भी पदों पर नियुक्तियाँ की जाती है। तो जब IPPB अपने अस्तित्व में आया तो उसके साथ ही रोजगार के नए आयाम भी जुड़े, और इस रूप में बहुत बड़े संख्या में IPPB के मैनेजर की नियुक्ति की गई। और उसके अतिरिक्त IPPB को अच्छे से चलाने के लिए बाहर से हम लोग एजेंसी सिस्टम के द्वारा एजेंट भी नियुक्त करते हैं, और उनको उनके कार्यों के लिए कुछ कमीशन मिलता है। और इसके अतिरिक्त आपने जैसा कि पूछा था उस समय कि रोजगार के अवसर के बारे में, तो ये सरकारी क्षेत्र के तो रोजगार के अवसर हैं ही। पोस्टल डिपार्टमेंट में बाहर के जो लोग हैं, जो सीधे सीधे नौकरी के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, जो किसी परीक्षा के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, वो भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो हमारी परंपरागत सेवाएं हैं, POSB की, RD की, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और इंश्योरेंस की सेवाएं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग एजेंट बन करके, अभिकर्ता बन करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी योजनाएं हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर जो विभाग से नहीं जुड़े हैं वैसे लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, और अपने लिए एक अर्थोपार्जन का माध्यम भी प्राप्त किए हुए हैं। उसी तरह से जैसे किसी एरिया में डाकघर नहीं है तो वहाँ फ्रेंचाइजी आउटलेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है वो फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत सरल प्रक्रिया है, और वो फ्रेंचाइजी आउटलेट के माध्यम से डाकघर की कई तरह की सेवाओं को अपने अगल बगल के लोगों को प्रदान कर सकता है। उसी तरह से NSO जो होता है, नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर एजेंसी के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और वो वहाँ पर जा कर के लोग कई तरह की जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे MIS है, RD है, TD है, वहाँ से अपने अर्थ का उपार्जन करते हैं। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से, बाकी जो कई बार हमारा मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट होता है, IT अभी 2.0 चल रहा है, तो कई बार हमने
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का अभियान चलाया, कोर सर्विस इंटीग्रेटर हुआ यहाँ पर। तो वैसे समयों पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको स्कैनिंग की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो तो दिन प्रतिदिन अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, तो उनके पास अतिरिक्त समय नहीं होता है कि वो अतिरिक्त काम करें। तो कई बार हम लोग हायर करते हैं बाहर से कंपनियों के माध्यम से लोगों को, जो कम समय में और इस तरह की सारी सेवाएं प्रदान कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल सरकारी सेवा के माध्यम से ही जुड़ने का एक अवसर नहीं है हमारे पास। काफ़ी अच्छा न्यूज़, जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए भी काफ़ी बड़ी अवसर है कि आप एज एन एजेंट और फ्रेंचाइजी लेकर के भी आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज के साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे पूछना चाहूँगी सर आपसे कि ये तो बात हो गई, आपने काफ़ी अच्छा न्यूज़ भी दिया, लेकिन जो सरकारी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पोस्टल सर्विसेज में आना चाहते हैं? पोस्टल सर्विस में जैसा कि मैंने बताया कि 4 स्तरों पर वो आ सकते हैं। ये तो जीडीएस बन के आ सकते हैं, फिर पोस्टल असिस्टेंट बन के आ सकते हैं, उसके बाद वो इंस्पेक्टर बन के आ सकते हैं, और फिर जूनियर टाइम स्केल में मतलब जो यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है परीक्षा, उसके माध्यम से आ सकते हैं। तो सबकी तैयारी की अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। यदि जीडीएस बनना चाहते हैं तो उसमें यदि उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक अच्छी की है और मैट्रिक में उनके अच्छे नंबर हैं, अच्छे मार्क्स हैं, तो जाहिर तौर पर उसी आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन यदि वो इंस्पेक्टर के रूप में या पोस्टल असिस्टेंट के रूप में हमारे विभाग के साथ जुड़ रहे हैं, तो जो एसएससी की परीक्षा होती है वो पोस्टल विभाग को कर्मचारी तो प्रदान करता ही है, वही दूसरे विभाग जो केंद्र सरकार के जो दूसरे विभाग हैं उसके लिए भी वो सारे उसी एग्ज़ाम से आते हैं। वो ऑप्ट करते हैं कि वो किस विभाग में जाना चाहते हैं, पोस्टल विभाग में जाना चाहते हैं, या फिर विदेश मंत्रालय में जाना चाहते हैं, या फिर अंकेक्षण विभाग में जाना चाहते हैं। तो उनका जो नंबर होता है और उनकी जो प्राथमिकताएं होती है उसके आधार पर उनको पोस्टल डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो एसएससी की जो तैयारी होती है वो अधिकांश बिहार में तो बहुत लोगों को पता होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार के शायद लोग ही उस परीक्षा में अपीयर होते हैं। और उसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस परीक्षा के लिए वो मुख्य रूप से इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मैथमेटिक्स का भी तो ज्ञान होना ही चाहिए, और उसके अतिरिक्त उनको जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन जो होता है, सामान्य ज्ञान होता है, उसकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त उनको कंप्यूटर से संबंधित विज्ञान होना चाहिए, और साथ ही टाइपिंग की जो कला है, टाइपिंग का जो कौशल है, उसमें भी उनको पारंगतता हासिल करनी होती है। तभी ये जब ये सारे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर रहे हैं तभी उनका एसएससी में सिलेक्शन हो सकता है। और काफ़ी ये टफ एग्ज़ाम होता है, क्योंकि देश से 20 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं और कुछ हज़ार की संख्या में चयन किया जाता है। तो ये भी एक मुश्किल परीक्षा है। इसके लिए वही सामान्य ज्ञान की जो किताबें होती है, किताब का नाम लेना उपयुक्त नहीं होगा, कोई भी सामान्य ज्ञान की मार्केट में हर जगह किताबें उपलब्ध होती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी ने एनसीईआरटी की किताब 6ठे से लेकर के 12th तक अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो उसको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये दावा किया जा सकता है कि वो उससे एसएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हो करके और अपनी मनवांछित पद को प्राप्त कर सकता है। बाकी कई तरह के गाइड होते हैं, कई बड़े बड़े लेखक कुछ लिखते रहते हैं, और आज की तारीख में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है, यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, गूगल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और बाकी कई जो संस्थान हैं वो भी ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, कई ऑफलाइन भी क्लास चलाते हैं, तो उससे भी जुड़ करके कर सकते हैं। लेकिन वो चाहें तो अपने घर में बैठ के स्वाध्ययन कर करके भी इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया है कि वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम सभी लोग आते हैं, तो सिविल सर्विस का अपना उसका रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान की या दुनिया की सबसे मुश्किल वो परीक्षा है, और उसी परीक्षा से सारे विभागों में काम करने वाले सबसे ऊपर लेवल पे जो अधिकारी जाते हैं वो आते हैं। तो सिविल सर्विस में 3 स्तर पर परीक्षाएं होती है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। एक तो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है, और बाद में फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम एग्ज़ाम में लगभग 10 लाख लोग अपीयर होते हैं, और उसमें बड़े पैमाने पर और विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसमें लगभग ये उम्मीदें की जाती है कि आपको हर विषय का ठीक ठाक ज्ञान हो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, उसी तरह से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, और कहने के लिए वो सामान्य ज्ञान है, लेकिन थोड़ी ठीक ठाक स्तर पर ज्ञान होने चाहिए। यदि प्रीलिम में हम क्वालिफाई कर जाते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका
बाकी सर्विस से लोकेशन में कोई महत्व नहीं होता है, सिविल सर्विस के जो प्रीलिम एग्जाम होता है। जी। लेकिन इसका यह है कि आगे की जो कड़ियाँ हैं, आगे के जो स्तर हैं, आगे की जो सीढ़ियाँ हैं, उसको तय करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम कितनों भी तेज हों, कितनों भी इंटेलिजेंट हों, कितनों भी हमारे पास विश्लेषणात्मक क्षमता हो और विवेचन की क्षमता हो, लेकिन यदि हमने प्रीलिम क्लियर नहीं किया तो आगे का हम मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट की तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रीलिम में यदि हम एक बार प्रीलिम हमने क्लियर कर लिया तो उसके बाद मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और मेंस एग्ज़ाम के लिए एक सब्जेक्ट स्वयं सेलेक्ट करना होता है, जिसको हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं, वैकल्पिक विषय। पहले तो 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता था, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज उस सिविल सर्विस एग्ज़ाम की मेंस की परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में एक सब्जेक्ट, एक कोई विषय हमें अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी लगाव के अनुसार कोई एक विषय को चयनित करना होता है। और कुल मिलाकर ये जो मेंस की परीक्षा है, प्रीलिम की परीक्षा 400 नंबर की होती है, जिसमें 200 नंबर का तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बाकी जो मेरिट बनता है वो 200 नंबरों पे बनता है। मेंस की जो परीक्षा होती है वो 1750 नंबर की होती है, तो 500 नंबर का तो 2 पेपर हो जाएंगे वैकल्पिक विषय के जी। फर्स्ट और सेकंड पेपर, और उसी तरह से 1000 नंबर के 4 जनरल स्टडी के वो पेपर होंगे। और उस जनरल स्टडी में सब कुछ लगभग समाहित होता है, चाहे वो कला से संबंधित, मानविकी से संबंधित विषय हों, या विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय हों, या फिर रक्षा, कृषि और बाकी जो समसामयिक दुनिया से संबंधित जो ज्ञान हो, उसकी अपेक्षा की जाती है कि अभ्यर्थी को होनी चाहिए। और फिर 250 नंबर का उसमें निबंध का एक पेपर होता है, तो कुल मिलाकर 1750 नंबर की परीक्षा होती है। और ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मेंस का रिजल्ट होता है और फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर भी जुड़ता है। बिल्कुल पवन जी। मेंस में जो क्वालिफाई करते हैं उनको साक्षात्कार के लिए आमंत्रण जाता है, और यूपीएससी की जो दिल्ली में बिल्डिंग है, हमारा धौलपुर हाउस है, वहीं पर साक्षात्कार होता है पूरे देश के लिए, कहीं दूसरी जगह नहीं होता है। पवन जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और ये काफ़ी हमारे जो दर्शक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारी जानकारी है। आप हमारे शो दिशाएं में और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी आपको। अभी वक्त हो चुका है अलविदा लेने का। मिलेंगे अगले अंक में एक नई दिशा और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।